हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इट्स रिलेशनशिप विद एमपीसी एंड एमपीएस। तो इस आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि निवेश गुणक क्या होता है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि निवेश गुणक जो है उसका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के साथ में क्या रिलेशनशिप होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मल्टीप्लायर क्या होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जानने से पहले हमें मल्टीप्लायर के बारे में जानना ज़रूरी है। मल्टीप्लायर शब्द जो है उसको हम गुणक कहते हैं, और यह जो है गणित की धारणा है, यानी गणित के अंदर हम जो है गुणक की धारणा को डिस्कस करते हैं। अब गुणक जो होता है, किसी भी संख्या को हम जिस दूसरी संख्या से गुणा करते हैं उस दूसरी संख्या को हम जो है गुणक कहते हैं, और पहली संख्या जिस संख्या को हमने गुणा किया है उस संख्या में उतने ही गुणा वृद्धि होगी जितना कि गुणक का मूल्य होगा। अब फॉर एग्जाम्पल 100 गुणा 5 बराबर 500। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 100 है, और 5 से हम गुणा कर रहे हैं, तो 5 क्या यहाँ पर गुणक है। तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट के अंदर उतनी ही वृद्धि होगी जितना गुणक का मूल्य है। दूसरी अवस्था में आप देखिए 25 गुणा 4, तो यहाँ पर गुणक क्या है, 4 है। यानी किसी भी संख्या को हम जिस संख्या से गुणा करते हैं वही उसका गुणक कहलाता है, और प्रोडक्ट जो होता है वो गुणक के मूल्य के बराबरी होता है, यानी जिस संख्या को हम जितने से गुणा करेंगे उतने के बराबरी जो वो संख्या होगी। तो गुणक का मतलब जिस संख्या को हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम जो है गुणक कहते हैं। गुणक शब्द का प्रयोग जो है इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले काहन ने किया था। काहन का एक एस्से आया था, द रिलेशंस ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट 1931 के अंदर। तो 1931 के अंदर उन्होंने सबसे पहले जो गुणक का शब्द का प्रयोग इकोनॉमिक्स में किया था, और उन्होंने जिस गुणक का प्रयोग किया था वो रोजगार गुणक था। अब रोजगार गुणक जो है वो क्या होता है, उसका फार्मूला है के आई यहाँ पर क्या है, रोजगार गुणक N2/N1। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि भी ये चीज़ क्या है, तो KI बराबर है रोजगार गुणक, और N2 क्या है वो कुल रोजगार की मात्रा, और N1 जो है प्रारंभिक रोजगार। यानी प्रारंभ में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके कारण प्रारंभ में रोजगार में जितनी वृद्धि होती है उसके कारण अन्य क्षेत्रों के अंदर भी रोजगार में उसके कई गुना ज़्यादा वृद्धि होती है, क्योंकि एक क्षेत्र में या एक उद्योग में जब रोजगार को बढ़ाया जाता है तो उसके कारण दूसरे उद्योगों के अंदर भी मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ने के कारण वहाँ पर भी जो रोजगार में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार काहन ने जिस गुणक का प्रयोग किया था वो उन्होंने रोजगार गुणक का किया था। तो रोजगार गुणक का फार्मूला होता है कुल रोजगार की मात्रा बटा प्रारंभिक रोजगार की मात्रा। और निवेश गुण का प्रयोग जो सबसे पहले केंज ने किया था 1936 के अंदर। इनकी पुस्तक आई थी द जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। तो उस पुस्तक के अंदर जो इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। अब हम जानते हैं फिर निवेश गुणक, क्योंकि यही जो है हमारा अल्टीमेट टॉपिक है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। इसमें आप देखिए दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला है निवेश और दूसरा है गुणक। यानी जब कभी भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उस इन्वेस्टमेंट के कारण आय में वृद्धि होती है। तो निवेश में जितना परिवर्तन किया जाता है उसके कारण आय में उससे कई गुना ज़्यादा परिवर्तन होता है, और जितने गुना ज़्यादा परिवर्तन होता है उसी को हम जो है निवेश गुणक कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि भी दो शब्द हम लेंगे, एक तो हम निवेश लेंगे, निवेश के कारण आय में जितनी गुना वृद्धि होगी वही जो है निवेश गुणक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप, अर्थव्यवस्था में जब 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसके कारण आय में अंतिम रूप से जो वृद्धि होती है वो 1000 करोड़ रुपए की होती है। तो आप देखिए निवेश हमने किया था 500 का, और आय में जो वृद्धि हुई है वो ये 1000 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पर निवेश से जो है आय 2 गुना बढ़ी है, तो यहाँ पर निवेश गुणक का जो मूल्य है वो 2 होगा। अगर यहाँ पर ये 1500 करोड़ रुपए अगर वृद्धि होती तो निवेश गुणक का मूल्य 3 हो जाता। अगर यहाँ पर ये 2000 करोड़ रुपए की वृद्धि होती तो निवेश गुणक का मूल्य जो 4 हो जाता। तो इस प्रकार से निवेश गुणक का जो मूल्य होता है वो K गुना होगा।
ये यहाँ पर निकाल करके दिखा रखा है कि के बराबर होगा आय में परिवर्तन बटा निवेश में परिवर्तन। आय में परिवर्तन हुआ 1000 करोड़ का, निवेश में परिवर्तन हुआ 500 करोड़ का, तो के यानी गुणक का मूल्य वो हो जाएगा 2। डेफिनेशन देखते हैं आप इसकी केंज के शब्दों में। निवेश गुणक से ज्ञात होता है कि जब निवेश में वृद्धि की जाएगी तो आय में जो वृद्धि होगी वह निवेश में होने वाली वृद्धि से के गुना अधिक होगी। के यहाँ पर क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर ये के का मूल्य 2 है तो निवेश के कारण आय में वृद्धि 2 गुना होगी। अगर के का मूल्य 3 है तो निवेश में जब भी परिवर्तन किया जाएगा तो आय में वृद्धि 3 गुना होगी। कुरिहारा के शब्दों में गुणक निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। यानी के बराबर होगा निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात है, तो इसका मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। फार्मूला देखिए, निवेश गुणक बराबर आय में परिवर्तन बटा निवेश में होने वाला प्रारंभिक निवेश में होने वाला परिवर्तन। आय में परिवर्तन को हम क्या लिखेंगे? डेल्टा वाई, और निवेश में होने वाले परिवर्तन को भी लिखेंगे डेल्टा आई। तो इस प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका एक फार्मूला हमारे पास में आ गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। कई फार्मूले होंगे इसके, तो आप ये फार्मूले जो है अपने दिमाग में सेट करके रखना। पहला फार्मूला है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये यहाँ पर इसके जो बता रखा है कि कौन सा जो संकेतक है वो किस चीज़ को बता रहा है। तो के जो है निवेश गुणक है, डेल्टा वाई आय में परिवर्तन है, और डेल्टा आई जो है वो प्रारंभिक निवेश में परिवर्तन है। ये हमने एग्जाम्पल पीछे भी देखा था कि जब अर्थव्यवस्था में 500 करोड़ का निवेश किया जाता है तो आय में 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है, तो निवेश गुणक का मूल्य क्या होगा? तो ऊपर वाला जो फार्मूला है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, इसके हिसाब से आप जो इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो रहेगा कि गुणक और एमपीसी में क्या संबंध होता है। अब गुणक जो है इस धारणा के ऊपर कार्य करता है कि जब कभी भी एक व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो वह व्यक्ति सारी आय अपने पास नहीं रखता। यानी एक व्यक्ति की जितनी एमपीसी या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है उसी के अनुसार जो अपनी बड़ी आय को वो खर्च करता है। अब यहाँ से जो है गुणक शुरू होता है। जब एक व्यक्ति खर्च करता है यानी उपभोग व्यय करता है तो एक व्यक्ति का जो व्यय होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम होगी। जैसे मान लीजिए आपने जो है जूते खरीदे तो आपने जूतों पर व्यय किया, तो आपका व्यय जो जूते की फैक्ट्री जो है उसके मालिक के लिए आय होगी। आपने बिस्किट खरीदे तो बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री के लिए विक्रेता के लिए वो आय होगी आपका जो व्यय है। आपने फल और सब्जियां खरीदी तो फल और सब्जी विक्रेता के लिए आपका जो व्यय वो उसकी आय है। तो जब एक व्यक्ति ने व्यय किया तो दूसरे की जेब में इनकम चली गई। अब दूसरा व्यक्ति भी क्या करता है, वो भी उस अपनी जो आय है उस आय में से अपनी एमपीसी के अनुसार व्यय करेगा। तो जब दूसरा व्यक्ति व्यय करेगा उपभोग के ऊपर तो उसके कारण जो है उसका व्यय जो किसी अन्य व्यक्ति की आय है। तो जब अन्य व्यक्ति की आय बढ़ेगी वो भी अपनी एमपीसी के अनुसार उपभोग करेगा। तो इस प्रकार एक व्यक्ति की जो आय है वो उसे उपभोग व्यय करने पर की ओर ले जाती है, और जब एक व्यक्ति व्यय करता है तो किसी अन्य व्यक्ति की आय होती है। तो इस प्रकार से जब पहला व्यक्ति अगर व्यय अधिक करेगा यानी उसकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होगी, अगर वो व्यय अधिक करेगा तो दूसरे व्यक्ति की इनकम अधिक बढ़ेगी। जब दूसरे व्यक्ति की इनकम अधिक बढ़ी तो वो भी क्या करेगा, अधिक व्यय करेगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपनी इनकम का आधा हिस्सा खर्च करता है, एक व्यक्ति की इनकम जो है वो 1 लाख रुपए बढ़ी तो वो 50,000 रुपये खर्च करेगा। अब अगर एक व्यक्ति अपनी इनकम का जो है 75% खर्च करता है यानी अगर उसकी एमपीसी 0.75 होती तो वो 1 लाख रुपए बढ़ने पर ही 50,000 के बजाय 75,000 रुपये खर्च करता, तो दूसरे व्यक्ति की इनकम भी ज़्यादा बढ़ जाती। पहले दूसरे व्यक्ति की इनकम केवल 50,000 रुपये बढ़ रही थी, क्योंकि पहला व्यक्ति जो है 50,000 रुपये का व्यय कर रहा था तो दूसरे की इनकम 50,000 ही बढ़ेगी। इसी प्रकार अगर वो 75,000 रुपये व्यय करता है तो आगे व्यय आने वाले जो व्यक्ति है जिनके लिए उसका जो व्यय वो आय है उनकी इनकम जो वो 75,000 रुपये बढ़ेगी। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी गुणक का मूल्य उतना ही ज़्यादा होगा।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि MPC और गुणक के मूल्य के अंदर धनात्मक संबंध होता है। अगर MPC अधिक है तो गुणक का मूल्य भी अधिक होगा, अगर MPC कम है तो निवेश गुणक का मूल्य भी कम होगा। तो ये ध्यान रखना, निवेश गुण MPC और निवेश गुणक के अंदर जो वो धनात्मक संबंध होता है। अब इसका जो फार्मूला है उस फार्मूले को हम जो आगे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहीं से स्टार्ट करना है आपको। K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। थोड़ा सा आप इसको जो है ध्यान से देखना, और अगर कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप जो है वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। बड़ी आसान चीज़ है अगर आप एक बार इसको ध्यान से देखते हो तो K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब हमें पता है कि एक व्यक्ति की जो आय होती है उसको दो प्रकार की जो है व्यय में कन्वर्ट करता है। वो कुछ आय का हिस्सा जो होता है उपभोग के रूप में व्यय कर दिया जाता है और कुछ उसका हिस्सा जो है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में व्यय कर दिया जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू डेल्टा सी y इज इक्वल टू सी प्लस आई। नेक्स्ट देखिए, आय में होने वाला परिवर्तन किसके बराबर होगा, यानी डेल्टा वाई बराबर कि जब भी आय में परिवर्तन होगा तो कुछ परिवर्तन उपभोग में होगा और कुछ परिवर्तन इन्वेस्टमेंट में होगा। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। अब यहाँ पर आप देखिए हमें जो है नीचे वाला जो ऊपर वाला फार्मूला है K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, हमें डेल्टा आई की वैल्यू चाहिए इस इक्वेशन से। तो हम डेल्टा आई को एक तरफ रखेंगे, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा डेल्टा वाई और माइनस डेल्टा सी। अब हमारे पास में डेल्टा आई की वैल्यू आ गई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब इसको क्या करते हैं, ऊपर वाला जो फार्मूला है K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यहाँ पर हम डेल्टा आई की वैल्यू पुट करेंगे। तो गुणक के मूल्य के अंदर डेल्टा आई की वैल्यू पुट करने पर देखिए हमारे पास में क्या आता है, ऊपर डेल्टा वाई है, ये तो डेल्टा वाई रह जाएगा, नीचे डेल्टा आई की जगह पर क्या वैल्यू रख देंगे डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। तो अब K का मूल्य क्या हो गया डेल्टा वाई बटा डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अंश और हर दोनों को जो है डेल्टा वाई से भाग देते हैं, यानी हमारे जो राइट साइड है K के जो राइट साइड में है उसको हम अंश को भी यानी डेल्टा वाई को भी डेल्टा वाई से भाग देंगे और नीचे वाला जो है वो डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से भाग देंगे और डेल्टा सी को भी डेल्टा वाई से भाग देंगे। तो उसके बाद हमारे पास में इक्वेशन क्या बनती है, ऊपर वाले को हमने डेल्टा वाई से भाग दे दिया, क्या बन गया डेल्टा वाई बटा डेल्टा वाई बटा में डेल्टा वाई बटा डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। यानी हमने तीनों जो इसके कंपोनेंट थे के कंपोनेंट कौन से थे अपने पास में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई और डेल्टा आई की जगह हमने वैल्यू रख दी थी डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। तो हमने इन सभी को जो है डेल्टा वाई से भाग कर दिया। तो डेल्टा वाई से भाग करने के बाद ऊपर देखिए आप डेल्टा वाई बटा डेल्टा वाई है तो वाई से वाई कट गया, एक बच गया। नीचे की तरफ हम आएंगे तो क्या है हमारे पास में डेल्टा वाई डेल्टा बटा डेल्टा वाई है, ये भी एक से कट गया तो वन माइनस डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। तो अब हमारे पास में ये क्या बन गया एक बटा वन माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ऊपर वाला एक आया है डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से हमने काट दिया, नीचे वाला जो एक आया है वो है डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से हमने काट दिया माइनस डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई को हमने ऐसा का ऐसा रख लिया। अब हमें पता है कि डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई जो होता है MPC के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई है उसके स्थान पर हम MPC रखेंगे। तो हमारे पास में जो एग्जैक्ट फार्मूला है वो क्या आ जाएगा वन बटा वन माइनस MPC। तो इस प्रकार से वन माइनस MPC है, इसका मतलब है MPC का मूल्य जितना अधिक होगा K का मूल्य उतना अधिक होगा, MPC का मूल्य जितना कम होगा K का मूल्य उतना ही कम होगा। तो ये फार्मूला भी हमें दिखाता है कि MPC और K के मूल्य के अंदर जो है धनात्मक संबंध होता है। तो ये भी अपना एक फार्मूला है, तो आप इस फार्मूले को भी याद रखिए। अब हमारे पास में दूसरा फार्मूला आ गया। पहला फार्मूला क्या है K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और दूसरा फार्मूला हमारे पास कौन सा आ गया 1/1 माइनस MPC। अब दूसरा गुणक और MPS के बीच में क्या संबंध होता है, यानी गुणक के मूल्य और सीमांत बचत प्रवृत्ति में क्या संबंध होता है। बचत क्या होती है
कि आय का वह हिस्सा जो एक व्यक्ति कंज्यूम नहीं करता, कंजम्पशन पर खर्च नहीं करता, उसको हम बचत कहते हैं। तो एक व्यक्ति जितनी ज़्यादा बचत करेगा, इसका मतलब व्यय उतना ही कम होगा। तो व्यय जितना कम होगा, गुण का मूल्य उतना ही कम होगा। अब व्यय कम कब हुआ? जब हमने बचत ज़्यादा की। इसका मतलब बचत में वृद्धि होने पर गुणक के मूल्य में कमी आती है। और अगर बचत कम करेंगे, इसका मतलब हमने कंजप्शन ज़्यादा कर दिया, और कंजप्शन जितना ज़्यादा करेंगे गुणक का मूल्य उतना ही अधिक होगा। तो गुण का मूल्य अधिक कब हुआ? जब हमने बचत कम की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुणक के मूल्य में और सीमांत बचत प्रवृत्ति के अंदर ऋणात्मक संबंध होता है। बचत प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, गुणक का मूल्य उतना ही कम होगा, क्योंकि एक व्यक्ति बचत ज़्यादा करेगा, इसका मतलब कंजप्शन कम करेगा, कंजप्शन कम करने का मतलब गुण का मूल्य कम होगा। और अगर एक व्यक्ति बचत कम करता है, तो बचत कम करने का मतलब गुण का मूल्य अधिक होगा। गुण का मूल्य अधिक क्यों होगा? क्योंकि जब एक व्यक्ति ने बचत कम की, तो बचत कम करने की वजह से वो कंजप्शन ज़्यादा कर पाया, और जब कंजप्शन ज़्यादा होगा तो गुणक का मूल्य अधिक होगा। तो इस प्रकार से अगर हम इसका निचोड़ देखें, तो निचोड़ ये है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक के मूल्य के अंदर ऋणात्मक संबंध होता है। अब हम इसका फार्मूला जो फाइंड आउट करते हैं, आपको जो केवल लास्ट में जा करके चेंज करना है, बाकी सारी की सारी चीज़ें वो सेम है। सबसे पहले y इज इक्वल टू के का मूल्य हमें पता ही है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। यानी y में होने वाला परिवर्तन जो है वो उपभोग में होने वाले परिवर्तन और इन्वेस्टमेंट में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करता है। अब i इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, यहाँ तक हमने पहले भी यही किया था। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा गुणक का फार्मूला है कि k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो डेल्टा आई की जगह हम जो है नीचे वाली वैल्यू रख देंगे। वैल्यू क्या रहेगी अपने? डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। तो अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि गुणक के मूल्य में डेल्टा आई की वैल्यू रखने पर इक्वेशन क्या बन जाती है हमारे पास में? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए, अंश और हर दोनों को हम डेल्टा वाई से भाग देंगे, और अगर हम इन दोनों को डेल्टा वाई से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में जो है फार्मूला जो आता है वो आता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई। यानी हमने जो अंश था उसको भी डेल्टा वाई से भाग कर दिया, और हर जो था उसको भी हमने डेल्टा वाई से भाग दे दिया। तो अब हमारे पास में जो है ये फार्मूला बन गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई बटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई से डेल्टा वाई ऊपर वाला कट गया तो ऊपर एक आ गया, नीचे वाले में भी डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल हो गया तो यहाँ भी एक आ गया। तो हमारे पास में अब फार्मूला आ जाएगा के इज इक्वल टू 1/1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब हमें पता है कि 1 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई जो होता है वो एम पी सी के बराबर होता है। लेकिन हमें जो है ये नहीं करना, हमें क्या करना है कि 1 माइनस डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, ये इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस एम पी सी। तो 1 माइनस एम पी सी जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू एम पी एस। 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू एम पी एस। तो 1 माइनस एम पी सी की जगह हम क्या लिख देंगे? एम पी एस लिख देंगे। तो अब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू 1/MP/S। तो एम पी एस जो है 1/MP/S है। इसका मतलब है कि एम पी एस का के साथ में ऋणात्मक संबंध है। एम पी एस जितना अधिक होगा के का मूल्य उतना ही कम होगा, एम पी एस जितना ज़्यादा होगा के का मूल्य उतना ही कम होगा। तो इस प्रकार से हम जो है इस फार्मूले के द्वारा पाते हैं कि एमपीएस और गुणक के मूल्य के अंदर ऋणात्मक संबंध होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में अब गुणक निकालने के 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। दूसरा फार्मूला है अगर हम एम पी सी के द्वारा निकालें तो 1/1 माइनस एम पी सी, और अगर हम एम पी एस के द्वारा निकालते हैं तो हमारे पास में फार्मूला है 1/MP/S। तो आप किसी भी एक फार्मूले का प्रयोग करते हुए गुणक के मूल्य को फाइंड आउट कर सकते हो।
अब आपके लिए जो है थोड़ा सा होम असाइनमेंट है। आपके पास में जो है MPC की वैल्यू है 0.5 और 0.75, तो आपको गुणक का मूल्य निकालना है। और ये आप जो है इसके वीडियो के जो चैट बॉक्स में है या कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप जो इसका मूल्य लिखिएगा कि जब MPC की वैल्यू 0.5 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा, जब MPC का मूल्य 0.75 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। और दूसरा, अगर MPS का मूल्य 0.75 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा, और अगर MPS 0.25 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। तो ये जो चारों ही अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं के अंदर आपको जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो है मूल्य निकाल करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसके साथ हमारा जो ये आज का टॉपिक है वो पूरा होता है। धन्यवाद।